नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा इस वक्त की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है हम उस पर बात करें। इमरान खान साहब ने आज जो अपना मीडिया टॉक की है उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर एक नया ऐलान किया और वो है जेल भरो तहरीक का। जिस तरह से मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं उनकी गिरफ्तारियाँ अमल में आई हैं, उसके बाद से फिर शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी है या मुकदमात हैं। उसके बाद से उनका ये कहना है कि हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है और ये सिर्फ हुकूमत ही नहीं है, इसके पीछे कुछ और अनासर भी हैं जो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और अगर ये हमें गिरफ़्तार करना चाहते हैं तो हम सड़कों पर निकलने के बजाय या तोड़ फोड़ करने के बजाय इनका ये शौक़ पूरा करते हुए जेल भरो तहरीक का ऐलान करते हैं। उन्होंने कहा कि कारकुनान तैयार हैं और तैयार रहें, मेरी कॉल के मुंतज़िर रहें। जब मैं कॉल दूँगा तो आपने बाहर निकलना है और अपनी गिरफ़्तारियाँ देनी हैं ताकि इनका ये शौक़ जो है गिरफ़्तारियों का ये पूरा हो जाए। हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी अमल में आई थी, 3 साढ़े 3 दिन के बाद फिर वो रोते हुए दिखाई दिए। फिर शेख रशीद साहब को जब गिरफ़्तार किया गया तो जिस तरह से वो हथकड़ियों को अपना जेवर कहते आए हैं, वो जिस तरह की नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे या गाली गलोच कर रहे थे या जिस तरह के नारे लगा रहे थे, काफ़ी मायूस वो भी हमें दिखाई दिए। अब उनका भी जिस्मानी रिमांड के बजाय उनको भी जुडिशल कर दिया गया आज के दिन में। तो ये सारा का सारा इस वक्त एक मामला है जो चल रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत APC की बात करती है। APC के लिए वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये पैगाम दे रही है कि या तो ये इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करें और फिर बात करें कि हमने मिल बैठना है या कोई बात करनी है। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ इस तरह से जारी रखे और दूसरी तरफ वो APC की भी बात करे। वो कि ये APC मईशत और दहशतगर्दी के मामले पर 7 फरवरी को बुलाई गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत दी गई थी। कल जो बयान आया था उसमें असद उमर साहब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि इमरान खान साहब इसमें शिरकत नहीं करेंगे। फिर मुख्तलिफ मुशावरत के दौर हुए और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 नुमाइंदगान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे वो शायद इस APC में शिरकत करें। लेकिन कल होने वाली एपेक्स कमेटी के इजलास में जो कि प्योरली एक बहुत बड़ा जो सानिया पेशावर में पेश आया उससे मुतल्लिक था, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी नुमाइंदे ने शिरकत नहीं की। गो के 10 साल के PK में ऑलमोस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गवर्नमेंट वहाँ पर की है, लेकिन इतने बड़े सानिया के मामले पर उन्होंने एपेक्स कमेटी के इजलास में कल बिल्कुल शिरकत नहीं की है। जहाँ पर ये पूरी की पूरी एक सियासी सूरत हाल है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि IMF सख्त शराइत चीज़ें मामलात अब फाइनलाइज होने के करीब हैं। महंगाई का एक तूफ़ान है और उसमें जो एक बात सामने आ रही है वो ये कि अब इदारों की निजकारी की जाए, जो खसारा है इदारों का उसको कम से कम किया जाए, फिर असासे डिक्लेयर करने की बात है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिस सब से अभी हमें गुजरना है, इंतहाई सख्त शराइत। और उसमें एक आम आदमी का सर्वाइवल एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है विच रिमेन्स देयर। मैं चाहूँगा इस सारी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। PJ मीर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सीनियर एनालिस्ट हैं। हैदर वहीद साहब हमें कुछ ही देर में प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, वो भी सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं। सोलंकी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए ये जो ताज़ा तरीन ऐलान है जेल भरो तहरीक, ये खान साहब पुराने वक्तों की बहुत सारी चीज़ें रिवाइव करते हैं। सिविल नाफरमानी 2014 में उन्होंने की थी, आज जेल भरो तहरीक की वो बात कर रहे हैं। बड़े पॉपुलर और अच्छे स्लोगन्स हैं ये। मेरा सवाल सर सिर्फ इतना है कि डू यू थिंक कि आजकल के दौर में ये सिविल नाफरमानी, जेल भरो तहरीक, ये स्लोगन्स रेलेवेंट हैं या ये आप नहीं समझते इर्रेलेवेंट हो गए हुए अब इस तरह की चीज़ें? मेरे ख्याल में आज जो कुछ उन्होंने कहा है वो एक तरह से उनकी मायूसी का इजहार है, क्योंकि जब अदम एतमाद की तहरीक अभी पेश नहीं हुई थी तो उससे पहले वो बहुत पुरएतमाद थे कि मैं तो चाहता हूं कि अल्लाह करे कि ये तहरीक अदम एतमाद पेश करें और मुझे मौका मिले ताकि मैं इनकी तीनों विकटें गिरा दूंगा, अगर आपको याद हो। उसके बाद वो ये कहते रहे कि जी मेरे अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है और ये हो ही नहीं सकता कि जी ये किसी तरह से इनकी तहरीक कामयाब हो। फिर वो जब कामयाब हो गई तो उन्हीं दिनों में उन्होंने अपने कारकुनों को ये पैगाम दिया था कि आप उन लोगों को असेंबली जाने ना दें तो जाकर तहरीक अदम एतमाद में वोट डालेंगे, और एक तरह से धमकी दी थी उनके खिलाफ। वो भी गुजर गया। उसके बाद आपने देखा उन्होंने कहा कि जी वो
इतने लोग आ जाएंगे डी चौक पे कि जी लाखों लोग के एक इनकलाब आ जाएगा। वो 10 अप्रैल को आपने देख लिया कि कितने लोग आए थे। फिर उन्होंने 25 मई की कॉल दी जिसमें 30 लाख लोग आने थे। फिर उन्होंने 30 नवंबर को कॉल दी थी रावलपिंडी की, वो भी आपको याद होगा। फिर असेंबलियों की तहलील। अभी तक जितने भी उन्होंने इकदामात का ऐलान किया है उसमें उनको कोई खातर खा कामयाबी नहीं हुई। आज ये जो जेल भरे तहरीक की जो उन्होंने कॉल दी है, वो जो ज़मीनी हकायक हैं इस वक्त, उससे उसका कोई तालमेल नहीं है। लोग जो है वो अफराते ज़र, महंगाई, बेरोज़गारी के बोझ तले दबे हुए हैं। ये मुल्क के अंदर जो सियासी तकसीम है उसको इंतहा की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि दहशतगर्दी जो है वो मुंह उठा रही है। ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में आपने देखा है कि किस तरीके से कार्रवाइयाँ बढ़ी हैं। लाहौर के अंदर भी वाक़या हुआ था, कोयटा में भी हुआ था। तो जो इस मुल्क के जो चैलेंज हैं वो यही तीन हैं: मुआशी बदहाली, इंतहाई सियासी अदम इस्तेहकाम और तकसीम, और जो बढ़ती हुई सर उठाती हुई दहशतगर्दी की लहर। आप अपने सियासतदानों से तवक्को रखते हैं कि वो इसके बारे में कुछ कहेंगे कि ये कैसे ख़त्म होगा, कोई रोड मैप दें, कोई मिलकर बैठें। लेकिन खान साहब जो है वो आज कारकुनों को कह रहे हैं कि वो जेल भरे, जबकि वो पे दर पे ज़मानतें और कबल अज़ गिरफ्तारी ज़मानतें और वो उसके चक्कर में है। तो ये उनके अपने लीडर्स भी मेरे ख्याल में उनके इस बयानिए से थक चुके हैं। तो कोई जेल भरो तहरीक जो है वो कामयाब नहीं होगी। लोग जो है वो किसी और ही हालत में है। जो ये कॉल दे रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं आएगा। जो ये कॉल दे रहे हैं इसका कोई जवाब नहीं आएगा आपकी नज़र में। यकीनन इस वक्त लोगों के मसाइल कुछ और हैं, और हकीकत तो ये है कि जेल तो जाते हुए इनके अपने जो पार्टी लीडर्स हैं, इनफैक्ट नोबडी लाइक्स, कोई भी किसी को भी पसंद नहीं है, बड़ा मुश्किल काम होता है जेल काटना। और वो 2-3 दिन की भी अगर जेल है तो उसमें भी वो रोने लग पड़ते हैं। तो कारकुनान को किस से मोटिवेशन लेनी चाहिए जेल जाने के लिए? फवाद चौधरी साहब से लेनी चाहिए या किस और से लेनी चाहिए? ये भी एक आम सवाल है। हैदर वहीद साहब भी हमारे साथ हैं। मैं पीजे मीर साहब पे जाने से पहले हैदर वहीद साहब को शामिल गुफ्तगू करूँगा। हैदर वहीद साहब, आपकी क्या राय होगी इस नए ऐलान पे? इमरान खान साहब ने अब जेल भरो तहरीक, उन्होंने कहा सड़कों पे तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, हम गिरफ्तारियां देंगे। और फिर वो ये पल्स पब्लिक की जानते हैं, उनका ये कहना है कि वो तैयार हैं, बस मेरी एक कॉल पे लोग गिरफ्तारियां देने के लिए निकल आएंगे। ये आम कारकुनान गिरफ्तारियां देने के लिए निकल आएंगे, लीडरान तो गिरफ्तारियों से बचते फिर रहे हैं, भाग रहे। देखिए, खान साहब को कुछ अपना ही, अगर वो कामयाबी और नाकामी का ग्राफ थोड़ा सा देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि उन्हें कामयाबी पिछले 8 माह में मिली जब ही है जब आइन के मुताबिक जो चीज़ होनी थी उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया है और जीते हैं। उन्होंने, जब वो निकाले गए थे, बूटों से निकाले गए थे, तो ये जब बूटों से जब कोई निकाला जाता है ना, तो वो कोई डील किए बगैर और एक टर्न स्किप किए बगैर नहीं आता वापस। लेकिन उन्होंने एक पार्शियल कमबैक की बाय इलेक्शंस के थ्रू की। उनका लॉन्ग मार्च फेल हुआ 25 तारीख को, उनके उसके बाद धरना या लॉन्ग मार्च जो भी था वो फेल हुआ। उसके बाद उन्होंने जो लॉन्ग मार्च किया वो भी फेल हुआ। और ये जेल भरो तहरीक भी जो है, ये भी 100% नहीं तो 99% मुझे लग रहा है कि फेल ही होगी, अगर तो वाकई वो इस बारे में संजीदा हैं, जो कि मेरे ख्याल से मुझे बड़ा ताज्जुब होगा कि इफ़ ही विल एक्चुअली गो थ्रू विद दिस। तो देखें, कामयाबी कहाँ मिली उन्हें? कामयाबी मिली, जलसों में कामयाबी मिली कि लोग आए, सियासी कामयाबी मिली। स्टेटेड गोल वहाँ भी नहीं मिला, इलेक्शन नहीं मिले, और ना जो है वो तैनाती में कोई हिस्सा मिला। लेकिन सियासत परवान चढ़ी। जो डर था कि उसके बाद पार्टी तितर बितर हो जाएगी, लोग छोड़ जाएंगे, लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उन्होंने पार्टी अपनी बचा ली जलसों के जरिए से, और एक सियासी एंटिटी वो रहे, और बल्कि पहली दफा परवान चढ़े, क्योंकि पहले तो सिलेक्टेड थे बेसिकली। तो पहली दफा एक सियासी लीडर के तौर पर मेरे ख्याल से सामने आए। पहले वो एक सेलिब्रिटी थे, सिलेक्टेड थे, एक प्रोजेक्ट थे। पहली दफा वो एज अ पॉलिटिकल लीडर सामने आए, मेरी नजर में पहली दफा। मैं उन्हें इससे पहले पॉलिटिकल लीडर नहीं मानता। अब उसके बाद उन्होंने जो है बड़ी कामयाबी से जुलाई में, मानना पड़ेगा कि ऐसे बाय इलेक्शन जीते जहां पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी, जैसे
और कोई सूरत नहीं थी कि वो किसी भी तरह से वो इलेक्शन उनको जीत जाने चाहिए थे, क्योंकि उससे पंजाब गवर्नमेंट चेंज हो रही थी, वो कॉन्सिक्वेंशियल इलेक्शन थे। मैं पहले बाय इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ। तो पहले बाय इलेक्शंस को जीतना की बड़ी कामयाबी थी, और क्योंकि उसके जरिए से उन्होंने पंजाब हुकूमत वापस ली, तो बाय इलेक्शन में उन्होंने कामयाबी हासिल की, वो इलेक्शन थे। उसके बाद फिर बाय इलेक्शन भी जीते, बट वो लेस कॉन्सिक्वेंशियल इलेक्शंस थे। उसके बाद उन्हें कामयाबी कब मिलती है कि जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते हैं परवेज इलाही, और तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो अपनी 2 प्रोविंशियल असेंबलियों को डिसॉल्व कर पाते हैं। तो यह उनकी दूसरी बड़ी कामयाबी थी। हालांकि ये और बात है कि अब इस डिसोल्यूशन से वाकई उन्हें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, ये बात की बात है, लेकिन एक चीज जो वो चाहते थे करना और दूसरे चाहते थे वो ना कर पाए, वो कर पाए, लेकिन अगेन आइन के थ्रू। तो ये जो अजीब तरह की ये हरकतें जब करते हैं तो कभी कामयाब नहीं होते। ये जब इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ थी तो भी इनके धरने कामयाब नहीं हुए। लॉन्ग यानी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, वो भी फिर पैनामा में अदालतों के जरिए निकले थे, इनके धरनों के जरिए नहीं निकले थे। तो उसके बाद फिर अब देखें कि जो भी लॉन्ग मार्च हैं सब फेल हुए। तो ये जेल भरो, ये सारी बातें जो हैं वो ये वक्त का भी ज़िया कर रहे हैं और एनर्जी का भी ज़िया कर रहे हैं। इनका फोकस होना चाहिए एक सिंगुलर पॉइंट पे कि मैंने इलेक्शन फ्री एंड फेयर जिस हद तक हो सके वो एक तो करवाने, और जिस हद तक फ्री एंड फेयर हो सके करवाने, और मैंने जो है वो नज़र रखनी है, और मेरे कारकुनान ने और अवाम ने और मीडिया ने सब कुछ ने जो है वो पहरा देना है वोट पे। ये होना चाहिए उनका सिर्फ फोकस, और इसमें अदालत से वो रुजू करें, इसमें वो जलसा जलूस जरूर करें। लेकिन ये जो तकलीफ उठाने वाली बात है ना, माशी हालात भी बुरे हैं। अगर आप समझते हैं, अगर ये समझते हैं कि कोई बाहर निकल के इनके लिए जेल जाएगा या बाहर निकल के कोड़े खाएगा या टैंक के आगे लेट जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला मेरे ख्याल से। राइट सर, पॉइंट वेल टेकन। पीजे मीर साहब, आप कैसे देखते हैं, इत्तेफाक करेंगे जो बात हैदर वहीद साहब ने या सुलंगी साहब ने कही कि ये इसमें कोई ख़ास कामयाबी इन्हें नहीं होगी, और फिर एक सवाल ये भी रहता है कि मुशावरत किससे की जाती है, ये मशवरे कौन देता है जब ये सिविल नाफरमानी की कॉल दे देते हैं, या ये जेल भरो तहरीक की बात कर देते हैं, या ये करोड़ों लोगों को डी चौक में लाने का सोचते हैं। तो कोई ग्राउंड रियलिटीज़, पब्लिक पल्स को चेक करते हुए ये सारी चीज़ें सोचते हैं, या ये वो चंद एक दर्जनों नहीं तो चले सैकड़ों में कह लूँ लोग जो ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हैं, सिर्फ उनको समझते हैं कि वही पूरा 22 करोड़ अवाम है कि ये कैसी कॉल दे देते हैं कि सब जो कहेंगे वो करना शुरू हो जाएंगे। पहले तो आई थिंक ये जो हम करोड़ों की बात करते, करोड़ों की नहीं है, लाखों की कर लें आप या हज़ारों की कर लें। क्वेश्चन इज़ कि जिस पॉइंट पे इमरान लेके जा रहे हैं, ये मेरी नज़र में एक पॉइंट ऑफ डिज़ास्टर है। लोगों को जेलों पे डाल दो, क्या फ़र्क पड़ेगा, वो और हार्डन्ड आ जाएंगे। लेकिन द क्वेश्चन है राइजेस कि हम डायलॉग पे क्यों नहीं आ रहे, वाई मोनोलॉग, वाई इज़ इट कि अभी फॉर एग्जांपल APC की अगर कॉल है एंड इमरान इज़ अ की प्लेयर, विल बी अ की प्लेयर, तो ही शुड बी जॉइनिंग द APC। अगर वो नहीं करते तो आई थिंक उनके जो लेफ्टिनेंट्स हैं आप उनको कहें कि बैठें, क्योंकि जब तक सारी पार्टी मिल के बैठेंगे नहीं, आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। और आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मुझे किसी बड़े सीनियर एक बंदे ने कहा कि आपको पता है यहाँ क्या हो रहा है। मैंने कहा नहीं जी। उन्होंने कहा जी कि हमारे पास एक आदमी आए बाहर से, उन्होंने कहा है ये तो आप देख रहे हैं ये ट्रेलर है, मास्टर प्लान ये है कि आपको इतना जकड़ दिया जाए आप अपने लोन्स वापस ना पे कर सकें, आप इतने इन डेट में होंगे कि दे विल प्रॉब्ली स्टार्ट प्लेइंग विद यू ऑन योर न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये मास्टर प्लान है, और ये एक बड़े संजीदा, सीरियस और रिस्पॉन्सिबल आदमी की स्टेटमेंट है। अब मुझे लोगों को पता है, पीपल इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर नो दिस। अब क्वेश्चन उठता है कि इनकी इंटरनल बिकरिंग्स ही इतनी हो गई हैं, तो आप आगे कैसे जाएंगे आप? ठीक है, माना कि गवर्नमेंट ने नहीं संभाला, इसके पास प्रॉब्लम्स हैं, परानों के पास भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई दूध की नहरें नहीं बह रही थी और ना ही आज बह रही हैं। द क्वेश्चन इज कि आप एक स्ट्रीमलाइन तो कहीं ना कहीं करो। अभी एक मुतालबा हुआ है कि हाँ जी अगर ये सियासी अरेस्ट ना हो तो फिर हम बैठ जाएंगे। पहले मुतालबा था इलेक्शंस की डेट दो तो फिर हम बैठ जाएंगे। आई मीन व्हाट इज दिस? आई मीन कोई कंसिस्टेंसी तो हमें दिखानी चाहिए ना। हम कंसिस्टेंसी नहीं दिखा रहे, विद द रिजल्ट कि आपके पूरे इस डायस्पोरा के अंदर देयर इज अ जनरल स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, जनरल स्टेट ऑफ फ्रैक्चर एंड डिसकंटेंट
इतनी डिसकंटेंट हो गई है कि अब लोग वो कहते हैं मारने पे आ गए। नबील गबोल का देखो बेचारे का हाल, कराची में क्या किया उन्होंने, और आपके पॉलिटिशियंस हैं उनका क्या करें। इट डजंट मैटर किस पार्टी के हैं वो। द क्वेश्चन इज हमने लोगों को अपीज कर रहे हैं, लेकिन कैसे करें? टू योर क्वेश्चन, वो एक ही तरीके से असलान होगा कि हम संजीदगी से बैठ के एक कीप आवर हेड्स टुगेदर, बैंग आवर हेड्स टुगेदर एंड फाइट फॉर द स्टेट। ठीक है, डिफरेंसेस रखो, ठीक है, डोंट एग्री विद एवरीबॉडी, यार नेशनल स्टेटस के ऊपर तो करो। Why are you compromising? Why are you compromising on this? क्योंकि at the end of the day आज अगर मार कहीं भी पड़ेगी वो PMLN को पड़ेगी, क्योंकि ये फ्रंट लाइन में इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये जो 13 आदमी साथ खड़े हैं इनके पार्टियां, ये तो तितर बितर हो जाएंगी, ये तो एंड में इनको भी डिजर्ट कर जाएंगी और आपके पास और कंफ्यूजन आएगी। मैं समझता हूँ कि ये इन ऑल सीरियसनेस इमरान शुड हैव अ गुड काउंसिल ऑफ पीपल, सेंसिबल काइंड ऑफ पीपल who have to look after the national interest and not after the party interest. ये मुल्क अकेला पार्टी नहीं को चला सकता, ना चली है कभी। आपने हमेशा देखा है। मुझे ये बताइएगा कि एपेक्स कमेटी का इजलास कल होता है पेशावर में, 10 साल तक रूल करती है केपी में पीटीआई, वो वहाँ मौजूद नहीं होती। इनफैक्ट बयानात ये दिए जाते हैं कि ये दहशतगर्दी भी इनकी वजह से बढ़ रही है। मतलब आप बाकी चीज़ों की तो जिम्मेदारी दे सकते हैं, क्या हुकूमत खुद जिम्मेदार हो सकती है पीडीएम की दहशतगर्दी बढ़ने की वजह? अरसलान परसों में इनके साथ था आईजी पेशावर केपी के। मैंने यही कहा कि भाई अगर जब तक आप आपस में नहीं बैठोगे और एंड स्टॉप क्रिटिसाइजिंग ईच अदर कि उसने ये कर दिया और उसने ये कर दिया, हमने ये किया तो तुमने वो किया, इससे ये वो बहस है ही नहीं अभी, वो नैरेटिव रहा ही नहीं है अभी। द नैरेटिव इज गॉन टू फार। पेशावर से मियां वाली एंड व्हाट नेक्स्ट प्लीज टेल मी। तो ये अगर आप इस पे रहोगे तो आपके जो एडवर्सरीज हैं और ये जो इंसर्जेंट्स हैं और ये जो टेररिस्ट हैं, यू गिविंग देम अ गुड प्लेइंग फील्ड। साथ आपने डेसेंट क्रिएट कर दिए पुलिस के अंदर, वो उस पे प्रोटेस्ट पे आ गई है, तो हु इज गोइंग टू बी सेविंग यू नाउ? प्लीज टेल मी। यू आर हेडिंग टुवर्ड्स अ मार्शल लॉ इफ यू डोंट बिहेव, एंड दिस इज अ मैसेज टू एवरीबडी। यू डोंट बिहेव। और जितना भी ये कहते हैं ना कि हम न्यूट्रल नहीं, कोई न्यूट्रल शूट्रल नहीं है। द स्टेट कम्स फर्स्ट, you mismanage the state, somebody has to come in, and it won't be the Indian army and neither the Afghan army, neither the American army, हमारी आर्मी। So get your house in order, ये आपका लास्ट चांस है। और हम एक ऐसे मौके पे पड़ गए कि आपने पाकिस्तान में, मैं आपको बता देता हूँ, मार्शल लॉ नहीं देखा आपने। थोड़ा बहुत वो जनरल हमीद के ज़माने में CMLA जब थे वो अयूब खान के नीचे, आपने थोड़ी सी झलक देखी थी उस वक्त, दैट्स इट। उसके बाद कुछ नहीं। वो रेडिकलिज्म और ये आ गया, ये नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। और इस पे आपकी इंटरनेशनल सपोर्ट होगी, बिकॉज पीपल आर टायर्ड ऑफ पाकिस्तान बेगिंग ऑल ओवर कि हमें पैसे दे दो, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ये आ गया। और हम क्या कर रहे हैं यार? व्हाट आर वी डूइंग फॉर इट? वी आर डूइंग नथिंग एट ऑल। और ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपकी पॉलिटिकल डाइवर्जन एक दूसरे पे लगी हुई है, नेशनल इंटरेस्ट पे नहीं है। हु इज गोइंग टू डू दैट? राइट पीछे मीर साहब, पॉइंट टेकन। ये उम्मीद करते हैं कि इसकी नौबत ना आए, ये लास्ट चांस ही अवेल कर लिया जाए तो चीज़ें कुछ बेहतर हो जाए। गो के इसकी सूरत बड़ी हमें कम नज़र आ रही है। उसमें अगर एक कोशिश की भी जाती है कि KPC बुलाई जाए तो दोनों तरफ से मैं कहूँगा कि एक सवाल उठता है। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक के जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सोलंकी साहब, बात तो ये भी जायज़ है कि आप APC बुलाएं, अच्छी बात है। आप मईशत पर, दहशतगर्दी के मामले पर तमाम पार्टीज़ बैठे हैं, आप बात करें, ये वाइड वे फॉरवर्ड है हमारे पास। बट ऑन द अदर हैंड, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि एक तरफ आप इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमें कह रहे हैं बैठें, दिस कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। एक चीज़, एक फ़ैसला करें और फिर उस पर चलें। तो दोनों तरफ से एक सवाल तो उठता है कि आया APC जो कि बज़ाहिर बड़े खलूस नीयत से ये PDM या मौजूदा वज़ीर आज़म साहब बुला रहे हैं, ये अच्छी है, लेकिन दूसरी जानिब जायज़ है बात बड़ी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, हर बात पे वी कैन नॉट ब्लेम देम। क्या कहेंगे आप?
थोड़ी देर के लिए जो इल्ज़ामात हैं पीटीआई के कि जी हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, ज़रा उसको सच मान लें थोड़ी देर के लिए। लेकिन आप ये मुझे बताएं ठीक। कि 2018 के इंतखाबात अभी हुए भी नहीं थे, उससे तकरीबन 1 साल पहले मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू नहीं हो गई थी? क्या जिस तरीके से इंजीनियरिंग की गई 2018 के इंतखाबात की, वो हम भूल गए हैं? जिस तरीके से मीडिया को मैनेज किया गया, वो हम भूल गए हैं? जब इमरान खान की हुकूमत आई, उसके बाद कौन सा सियासी लीडर है जिसको इन्होंने साल साल जेल में नहीं डाला? कौन सी मीडिया के ऑर्गेनाइजेशंस थी जिसको उन्होंने बंद नहीं किया? लेकिन उसके बावजूद जो अहम मोड़ आए पिछले 4 साल में जब इनकी हुकूमत थी, चाहे वो फैटफ का मामला हो, चाहे जब इंडिया ने अटैक किया बालाकोट पे और कश्मीर के हवाले से जो 5 अगस्त को जो उन्होंने जिस तरीके से 35A और 370 को ख़त्म किया, गिलगित बल्तिस्तान की हवाले से कोई लेजिस्लेशन करनी हो, जितने भी अहम मामलात आए, कोविड का इशू हो, तो यही लोग जो आज हुकूमत में हैं, जो जेलों में थे, इनके लोग गए पार्लियामेंट के अंदर भी ज्वाइंट सेशन हो या जो पार्लियामेंट से बाहर जो भी मीटिंग्स हों, उसके अंदर ये तमाम लोग गए। इन्होंने ये नहीं कहा कि हमें क्योंकि इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रहे हैं इसलिए हम बात नहीं करेंगे। तो इनको तो अभी 7-8 महीने हुए हैं। जिन लोगों ने साला साल भुगता है, उन्होंने तो कभी कोई शिकायत नहीं की। तो ये जो बात है, अच्छा, साथ में इल्ज़ाम दूसरों पर लगा रहे हैं और एक तरह से एनआरओ खुद लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमें हाथ ना लगाएं। देखें, जो इनके खिलाफ केसेस हैं उसमें किसी किस्म की ज्यादती नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर ये जी कपड़ा डालना या 124A जो है वो नौआबादियाती दौर का, ये पहले भी गलत था और आज भी गलत है। लेकिन बात यह है कि जो इस मुल्क को जो चैलेंजेस हैं, जो कि मीर साहब ने बताए, असल चैलेंजेस तो वो हैं। तो आप अपनी कौमी जिम्मेदारी कब अदा करेंगे? या सिर्फ ये कि जो 2.5 दिन आपको जेल में डाला गया है उस पर एक पाकिस्तान वावेला पार्टी बनाएंगे? राइट सर, मैं हैदर वहीद साहब से जानना चाहूँगा। हैदर वहीद साहब, आप क्या कहेंगे? इस वक्त तो बज़ाहिर जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि जो पार्टी के अंदर गौर हो रहा है, पहले तो इन्होंने कह दिया था कि इमरान खान साहब, और इमरान खान साहब तो मेरे ख्याल से बड़ा वाज़ेह है कि कोई चेंज ऑफ हार्ट हो जाए और वो शामिल हो जाए, बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन पीटीआई शामिल होगी या नहीं, ये भी एक सवाल था। अब ये कहा जा रहा है कि नॉमिनेट कर दें 2 लोगों को, एक शेख रशीद साहब को और एक आज़म स्वाति साहब को, कि वो इस एपीसी में शिरकत करें। कैसे देखते हैं आप जो इस वक्त रिस्पांस है पीटीआई का वज़ीर आज़म साहब की इस एपीसी को लेके? देखिए, बदकिस्मती की बात है कि एक इतने जो पॉपुलर लीडर हैं या जितनी उनकी यूथ में कम से कम सपोर्ट है, उसके बाद वो इस तरह का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि सियासत जो है और पर्सनल और सियासी मफादात जो हैं वो कॉमन और कलेक्टिव और कौमी मफादात जो है उसके ऊपर हैं। ये टाइम नहीं था खान साहब का इस तरह नजर आने का। उन्हें चाहिए था कि इसमें हिस्सा जरूर डालते, बेशक के तनकीद करते, आगे जाके जो भी मौक़िफ़ है उसे पेश करते और इख्तलाफ भी करते, लेकिन हिस्सा ज़रूर बनते, क्योंकि ये एक नेशनल इशू है और इसमें हिस्सा ना बनना या गैर ज़रूरी जो है रोड़ें अटकाना मेरे ख्याल से एक मुल्क की मफाद के ख़िलाफ़ बात है। तो खान साहब के हवाले से ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात है। अगर वो शेख रशीद और स्वाति साहब को भेज रहे हैं तो वो उनकी संजीदगी पे मैं थोड़ा सा शक करूंगा। ऑल्दो शहबाज शरीफ साहब ने भी टीवी पे कोई ऐसे नहीं उन्हें इनवाइट किया था जिस तरह करना चाहिए था, बट बहरहाल उनको भी ये पता था कि खान साहब जो है वो किस तरह से अपनी सियासत को परवान चढ़ाते आ रहे हैं। इनको एक्सक्लूड करके इकट्ठे हैं, चोर हैं, इनसे मैं बात भी नहीं करूंगा, इनको मैं मानूंगा ही नहीं। और कभी भी उन्होंने जो है खान साहब ने जमहूरी तरीके से डील नहीं किया अपने सियासी राइवल्स को, बल्कि दुश्मनी की तरफ बात गई। और ये जो आज दुश्मनी हम देखते हैं, इसी की वजह से जमहूरियत मर रही है। जब दुश्मनी हो जाती है, सियासी राइवलरी दुश्मनी में तब्दील हो जाती है, और यहाँ पे ऑप्शंस फिर यही होते हैं, या जेल है या पीएम हाउस है, तख्त है या तख्ता है। फिर ये सियासत नहीं है, आईनी सियासत नहीं है, जमहूरियत नहीं है। तो हमें बड़ा ज़रूरी है कि हम मुल्की जो इश्यूज़ हैं कम से कम उस पर थोड़े से अकल के नाखून लें। और खान साहब पे बहुत भारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो यूथ में ज़्यादा मकबूल है। और हम क्या इस वक्त आगे किस तरफ जा रहे हैं फिर, अगर
यूथ के लीडर सो कॉल्ड जो हैं वो अगर इस तरह से बिहेव करेंगे बचकाना तरीके से, तो क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, क्या इंस्पिरेशन वो दे रहे हैं कि मुल्की मफाद के वक्त भी आप पेटी पॉलिटिक्स करके अपने मफाद देखें, अपनी बातें मनवाएं। ठीक है, उनके जो इल्ज़ामात हैं कि किस तरह से अरेस्ट किया जा रहा है या ह्यूमन राइट्स वायलेशन, उनको बिल्कुल गिव अप ना करें, बल्कि मैं कहता हूँ जाके उसकी भी बात करें, लेकिन ऐसा ना करें कि पूरे प्रोसेस को सैबोटाज करें। और आई थिंक कि उसका उनको डेफिनेटली हिस्सा ज़रूर बनना चाहिए। एक वैसे ही इंस्टीट्यूशनल एक्सक्लूजन है हमारे अवाम की, ये मुल्क जो है 0.1 से लेके 1% के लिए सिर्फ चलता आया है। और इसमें जो अब डायलॉग की जिस तरह से ज़रूरत है, जिस तरह हमारी यंग पॉपुलेशन है और जिस तरह शऊर बढ़ता जा रहा है यंग लोगों में, वो अब देखें यंग लोग जो हैं वो पुरानी बकवास बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आप देख लीजिएगा आगे जाते हुए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूँ, मेरे बच्चे और उनके जो दोस्त हैं वो उस तरह नहीं है जिस तरह हम थे। हम तो बड़े सहमे हुए और बड़े उस तरह के लोग थे जो हर चीज़ जो है वो तस्लीम करके मान ही लेते थे किसी ना किसी तरह। आगे वाली जनरेशन जो है वो बड़ी तकलीफ देगी उन लोगों को जो समझते हैं कि उनको उसी तरह बेवकूफ़ बनाया जाएगा। नहीं, लेकिन हैदर वहीद साहब, जो मेरा इंटरेक्शन है विद द यंग जनरेशन और जो पीटीआई की सपोर्ट में है, जिस तरह आपने बात की, वो तो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनमें तो वो तो किसी और को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। वो तो कहते हैं इट्स इमरान खान और नोबडी एल्स। I want to address this. आपने अच्छी बात की। You know why? Because the youth right now एक जिद में है। एक जिद होती है, एक सियासी जिद भी होती है। यूथ जो है ना वो अभी एक जिद में है। और फ्रैंकली खान साहब जो है, अब उनका जो सियासी जवाल या मकबूलियत का जवाल है वो उनके इक्तदार में आने के 1 साल में ही आएगा या 6 महीने में आएगा, या जब भी, मतलब खान साहब अपने आप को ही काटेंगे, खान साहब अपने आप को ही हराएंगे। खान साहब को अगर हमने महरूम किया यहाँ पे वजीर आजम बनने से, जो कि ज़्यादा चांस यही है क्योंकि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है कि वो अभी तो बनता नहीं है उनका कहीं से बनना। ही इज़ नॉट स्किप्ड अ टर्न, ही इज़ नॉट किस्ड इनफ बूट। सो बेसिकली इमरान खान का तो वजीर आजम बनना बिल्कुल है ही नहीं, ऑफ द चार्ट्स है इस वक्त। अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, किसी मुआवजे से अगर वो बन गए तो वो अपनी मकबूलियत का जो है ना वो जो खुद ही हाल करेंगे, तो किसी और को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी मेरे ख्याल से। बट हैविंग सेड दैट, इस वक्त वो यूथ की जिद ज़रूर बनने में, हैदर वहीद साहब, लोग सवाल ही ये उठाते हैं कि खान साहब की मकबूलियत कम हो गई थी और कम हो जाती और वक्त पर इंतखाबात आते, ये साल एक रह गया था, रहने दिया जाता। वो जो लोग बिगड़े हैं उनके साथ के बहुत सारे, वो इसी बात को लेकर बिगड़े हैं कि भी हम तो वैसे ही मुखालिफ हो रहे थे, हम तो नाकिद हो रहे थे, लेकिन ये जो किया ये बड़ा गलत किया है, इसके बाद अब हम खड़े हो गए हैं। इसमें ये सच भी है लेकिन पूरी तरह सच नहीं है। और उसकी वजह यह है कि जो पहले दिन जिस तरह से लोग भी निकले थे, देखिए खान साहब के सपोर्टर तो उनकी कारकर्दगी देख के बहुत मायूस और अनइंस्पायर्ड थे। आपको यूथ वो नजर नहीं आ रहा था बिल्कुल इमरान खान की सपोर्ट में जब वो वजीर आजम थे, क्योंकि वो बेसिकली एक फेल्ड वजीर आजम थे इमरान खान। लेकिन हैविंग सेड दैट, वो दूसरी तरफ भी यूथ गया नहीं था। आप इस चीज को समझें कि ये जो यूथ है ना सर, ये पीएमएल नून का कभी भी नहीं था जो आज का यूथ है। ये क्रिएट ही वहां से हुए। इमरान खान के 15 साल पुराने ये सारे चोर हैं इकट्ठे हो गए, ये वो सारा जो उनका शपील थी जो हमें बेची गई और एक प्रोजेक्ट के तौर पे इमरान खान साहब को लॉन्च किया गया। तो ये वो वाली जनरेशन है जो उससे अफेक्टेड है। ये वो नहीं है कि जो नून के पास चले गए थे, ये इमरान खान से अनइंस्पायर्ड थे। तो खान साहब जब स्टंप पे आए, जब रोड पे निकले, जलसे में निकले, उन्होंने उनको फिर चाम कर दिया बड़ी बड़ी बातें करके, ये सही का रास्ता है, ये बदी का रास्ता है, ये हकीकी आज़ादी है, गुलामी नामंजूर। और वो सारी गुलामी जो उन्होंने मकरूज करके हमें दी वो सब खत्म हो गई। पाइट पाइपर है इमरान खान यूथ के लिए, और यूथ जो है वो एक दफा प्रॉपरली इनसे हटेगी। अगर हटेगी तो जब ही हटेगी जब ये पावर में आके उनको मायूस करेंगे, उससे पहले ये जिद नहीं जाएगी यूथ की। राइट सर जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ब्रेक के जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। पीजे मीर साहब, जो आप अभी पहले बात करते हुए लास्ट चांस की बात कर रहे थे कि दिस इज़ द लास्ट चांस, वो लास्ट चांस आप रेफर कर रहे थे कि ये जो आखिरी कोशिशें हो रही हैं कि एपीसी तमाम जमातें बैठ जाएं, आप समझते हैं ये लास्ट चांस है कि अगर अभी भी ये सब इकट्ठे नहीं होते तो फिर कोई तीसरी कुव्वत सर उठाएगी?
बिल्कुल उठाएगी, ये बिल्कुल लास्ट चांस है। पैसे हैं तीसरी आप कुव्वत पे सर उठाने के, सिर्फ बीजेपी साहब से ये पूछ। जी सॉरी, हैदर भाई साहब, क्या आप कह कुछ रहे थे हैदर भाई? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं सर कि पैसे कहाँ हैं मुल्क के पास? सोवियत यूनियन ने थोड़ी इन्वेड किया हुआ है अफगानिस्तान को, कोई 9/11 थोड़ी हुआ हुआ है। पैसे कहाँ हैं मार्शल लॉ लगाने के? वो अपने सर ये मुसीबत, बिल्कुल ये सही, अजाब क्यों लेंगे इस वक्त? पैसे ही नहीं है कि वो बिल्कुल सही कह लोग रहे हैं दस्ते गिरफ्तार आप होंगे बिल्कुल जो ठीक भी कह इस रहे हैं, वक्त। लेकिन पैसे ही नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली जी पीजे मीर राइट। साहब प्लीज रिस्पॉन्ड। क्वेश्चन इज कि आपने बिल्कुल सही कहा है, हमारे पास पैसे नहीं है। अब मुझे बताओ, पैसे नहीं है तो मुल्क कैसे चलाओगे तुम? आपके ओवर 300 मिलियन के आपके इंपोर्ट्स पड़े हुए हैं, आपके पास डॉलर कोई नहीं है। आपके पास, आपने इंपोर्ट्स बंद कर दिए हैं, आपकी हर चीज़ यहाँ जैम हो गई है, कीमतें स्काई रॉकेट हो गई हैं क्योंकि आपने बंद कर दिए इंपोर्ट्स। अब आप मुझे बताओ, ऐसे हालात के अंदर अगर आप आपस में बैठ के बात नहीं करोगे तो मुझे बताओ कहाँ से पैसा आएगा? आपका जो फॉरेन रिमिटेंस है वो बिल्कुल छोड़ गया है। वो आपको वो कहता है नहीं जी हम पैसा भेजते हैं या कहाँ जाता है एट द एंड ऑफ द डे, हालांकि इट्स नन ऑफ देयर कंसर्न। तुम पैसा पाकिस्तान के लिए नहीं भेजते हो, तुम भेजते हो अपने रिश्तेदारों के लिए। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। तब जो तुमने पहले स्पेन में या दुबई में लगाए, तुम पाकिस्तान भेजते हो, पाकिस्तान मजबूरी है भेजना है, लेकिन उसकी मकदार कम हो रही है। इसलिए कम हो रही है बिकॉज आपका ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बढ़ गया है। तो ये आपने इंकरेजमेंट देनी है बाहर। एक बड़ा अच्छा प्लान है, मैं समझता हूँ कि आपके जो बड़े मल्टी मिलियनर्स हैं, बिलियनर्स हैं, और यार 25-25, 30-30 मिलियन स्टेट बैंक को दे दो, 10 साल के लिए रख लो, आपका काफ़ी पैसा यहाँ से आ जाएगा। आप लोगों को टैक्स बेस बढ़ा दो। ये जो ज़मीनी ताजर है ये मिलियंस कमाता है, लेकिन इसको टैक्स कोई नहीं लगता, FBR के साथ लिंक कोई नहीं है। आपने 500, 600 रुपए की जो कॉफ़ी बेचता है उसको FBR के लिए आपने टांग दी है कि पैसा वहाँ आएगा, वो आपको पैसा मिलेगा। दैट इज़ नॉट हाउ यू गो अबाउट। यू गो डाउन टू द बॉटम। कोई मुल्क दुनिया के अंदर, अगर यू वांट डेमोक्रेसीज, सोशल वेलफेयर, हर बंदा टैक्स देता है। हम तो टैक्स देते नहीं, हम तो गरीब को एक्सप्लॉइट करते हैं। ऑन द कॉन्ट्री हम उसको देते हैं, जा बेटा तू खा ले जाके, और तुमने तो इसको बेकारी बना दिए। इसको बोलो रिस्पॉन्सिबल बने, टैक्स दे, 10 रुपये कमाओ, 1 रुपया टैक्स दो। जब तक आप ये माहौल नहीं क्रिएट करोगे आप आगे नहीं बढ़ोगे। क्योंकि फिर एंड में क्या होता है अरसलान, यही लोग होते हैं कि जब इलेक्शंस के दिन आ रहे हैं, इनके घरों के आगे पीछे लोग फिर रहे हैं, बसें भर के लेके आ रहे हैं, 500-500 रुपया दे रहे हैं, 1000 रुपया दे रहे हैं वोट का। तो अगर आपकी डेमोक्रेसी इस तरह चलनी है, यू रियली एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी है? नो यू डोंट। वी कैन नॉट हैव डेमोक्रेसी है ऑन दीज टर्म्स। डेमोक्रेसी इज अ फ्री विल। फ्री विल है ही नहीं यहाँ किसी के पास। अगर आप करते हो फ्री विल तो आपका हाल तो आप देखो क्या होता है। सोलंकी साहब ने अच्छी बात की, भाई हर बंदे को तुम ट्राई करो, गवर्नमेंट को, बार को, प्रोवाइजो उसके साथ लीगली आप इंसाफ करो। ये मत करो ये गलत चीज़ें कपड़ा डाल दिया, ये कर दे, दैट्स नॉट राइट। हमने हर सियासतदान को, हर गवर्नमेंट के वजीर को जलील करके रोड पे रख दिया है। और ये जो आपके एहलकार हैं वो क्या आपकी इज्जत करेंगे? मुझे बताएं ना। एक दिन वो उनके पीछे गन्स लेके हिफाजत करते हैं, दूसरे दिन गन लेके उनके पीछे चलते हैं। तो अब क्या हमारी इज्जत रहेगी? मुझे बता दें कहाँ। हमने यार कोई नेशनल रिस्पेक्ट होती है, कोई MNA की है। मुझे एक चीज़ मुझे पीजे मीर साहब एक चीज़ बताएं कि अगर इमरान खान साहब लेट्स सपोज कि वो कहते हैं कि जी ठीक है मैं आ रहा हूँ APC में, और वो APC में शिरकत कर लेते हैं, तो ये आइस ब्रेकिंग आप समझते हैं बड़ी हद तक हो जाएगी और फिर चीज़ें शायद आगे बढ़ सकें, और ये जो तासुर है कि नहीं मिल बैठेंगे कभी भी, वो भी ख़त्म हो जाएगा सिर्फ एक इस मूव से। इमरान खान साहब की बहुत सारी चीज़ें क्या डू यू थिंक के बेहतरी की तरफ जा सकती हैं? एक इस मूव के साथ इमरान कैन चेंज द पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री। इमरान कैन डू अ लॉट। ये बैठ जाए APC के अंदर और यार तुम दबा के तनकीद करो, जो मर्जी करो, बैठो, आर्ग्यू करो, काउंटर आर्ग्यू, बट बैठो। यू आर अ लीडर। You cannot work alone in this country and neither can anybody else. You have to work together, collective. तो ये जब तक आप में सोच नहीं आएगी अरसलान, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। देखो, लेट्स नॉट फॉरगेट इमरान की पॉपुलैरिटी है, उसके पास जिस तरह अभी हैदर ने जिक्र किया, बिल्कुल यूथ है। बट द क्वेश्चन इज वी गॉट टू गेट द यूथ ऑन द राइट ट्रैक। ये कल्ट हमने नहीं, ये पाकिस्तान में चलेगा, कल्ट चलता है फिर हट जाता है। ये पूरी दुनिया के अंदर वो ईवा पेरॉन का भी था, ये कल्ट चलते हैं लेकिन इवेंचुअली दे फिजल आउट। हमने नेशनल इंटरेस्ट को देखना है, पाकिस्तान फर्स्ट। तो वो आप कैसे करोगे? व्हेन वी सिट टुगेदर,
वी आर नॉट सिटिंग टुगेदर, मोनोलॉग है, वो चोर है, मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ चोर है, मैं कहता हूँ दुनिया के सारे बंदे चोर हैं। आई एम नॉट द जज टू कॉल शहबाज शरीफ, लेट द कोर्ट्स डिसाइड। मैं शहबाज शरीफ से तो बात करूँ ना भाई, उसके खिलाफ अगर केस आ जाएगा पकड़ के अंदर कर दो, नहीं आएगा टिल द टाइम ही इज आउट देयर, व्हाई आर यू मेकिंग हिम गिल्टी और एनीबॉडी एल्स गिल्टी, और फॉर दैट मैटर इवन इमरान पे भी आप ऐसे वो नुक्ते मत उठाओ ना किसी और के ऊपर, लेट द कोर्ट्स डिसाइड। लेकिन कोर्ट्स डिसाइड क्या, कोर्ट को डिसीजन लेता है, और देखो जी इन्होंने इसको फेवर कर दी, वो लाडला बन गया, वो नॉन लाडला बन गया। हमने पता नहीं क्या खिचड़ी बना दी है कि हम अपना मजाक इतना उड़वा रहे हैं कि किसी इदारे को हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, कहीं भी किसी चीज़ को हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, और ये जो डिसरिस्पेक्ट है ना, वी विल पे डेली, इट इज़ अनफॉर्चुनेट डेली, लेट मी टेल यू। जी बिल्कुल। मैं सोलंकी साहब की जानिब बढ़ूँगा और मैं फिर ये तीनों से ही अपने मेहमानों से इस पर राय लेना चाहूँगा। मुसलसल हम बात करते आ रहे हैं IMF की सख्त तरीन शराइत, वज़ीर आज़म साहब भी कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल शराइत है, हर बंदा कह रहा है, बिजली गैस और पेट्रोल अभी मज़ीद महंगा करने की बात IMF कर रहा है, सरकारी इदारों की निजकारी खसारा कम करने की बात है। ये तो खैर काम हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन समझ में नहीं आता कि हम क्यों इतने शदीद खसारे में बहुत सारे सरकारी इदारे चला रहे हैं और कौन से माफियाज़ हैं जो इनकी निजकारी रोक देते हैं। सोलंकी साहब, आप समझते हैं कि ये चलो अच्छी बात हो जाएगी कि जो बोझ हमारे ख़जाने पे बहुत सारे इदारे बने हुए हैं और मुसलसल खसारा इनका जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, अब IMF के कहने पे अल्लाह अल्लाह करके अगर हम इनकी निजकारी कर देते हैं तो कम से कम ये बोझ तो हमसे उतरेगा। देखें, ये जो सलीब पाकिस्तान के गले में डाली जा रही है, ये हमारे अपने करतूतों का नतीजा है। जिस तरह की मुआशी पॉलिसियाँ हम पिछले 75 साल से चला रहे हैं, ये उसका नागुज़ीर नतीजा है। मसला सिर्फ ये है कि हमारी जो हुक्मरान अशराफिया है, जो पाकिस्तान को एक कोने का प्लाट समझती थी, जो कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन से एक इस मुल्क को डॉलर लेके चलाती थी, वो अभी तक उसके हैंगओवर में है। अभी तक उनको समझ नहीं आ रही कि दुनिया अब बदल गई है, अब हमारी वो ज़रूरत नहीं रही। तो उस वजह से हमारे बहुत सारे सियासतदान जो कह रहे थे कि जी हम IMF को संभाल लेंगे, ये कर लेंगे, उनको अब जो है वो वक्त आ गया है कि जी वो ज़रा आंखें खोलें और काफ़ी जो है उसकी खुशबू सूंघने की कोशिश करें। हमें IMF के प्रोग्राम पर अमल दरामद करना होगा, वो कितना भी शर्मनाक क्यों ना हो, मजबूरी है हमारी। लेकिन ज़रा ये देखें कि ये सारा बोझ किस पे डाला जाएगा। क्या पाकिस्तान की अशराफिया पे डाला जाएगा? UNDP की रिपोर्ट पढ़ें जिसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान की अशराफिया मुख्तलिफ सब्सिडीज़ की शक्ल में कोई $17.5 अरब वसूल करती है। पिछले साल पंजाब सूबे का जो ज़रई इनकम टैक्स था, वो मेरे एक दोस्त हैं, उनकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उस एक कंपनी ने जो टैक्स दिया उससे कम था, 12 करोड़ के सूबे का। आप ये देखें कि जो जितने भी वो पावर ग्रुप्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, कार्टेल्स हैं, और ये बात मैं बिल्कुल नहीं मानता कि गरीब आवाम टैक्स नहीं देते। इस मुल्क में जो भिखारी है वो भी टैक्स देता है। जो पाकिस्तान में जो टैक्स वसूल किए जाते हैं उनका 80 से 90% जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है। ये तमाम किसी भी इकोनॉमिस्ट से बात करें तो बात यह है कि लोगों इस वक्त जो महंगाई की जो सतह है उसमें आप बिजली और दूसरी चीज़ें, IMF को इससे कोई गरज नहीं है कि आप अपने मुल्क को कैसे चलाते हैं। वो आपको कर्ज देते हैं सिर्फ इस बुनियाद पे कि आपकी आमदनी और अखराजात उनमें कोई तवाज़ुन होना चाहिए। लेकिन हमारे जो हुक्मरान है वो सारा बोझ IMF का वो गरीब आवाम पर डाल देते हैं। ये है असल मसला जिसके नतीजे में हम इस बुहरान में खड़े हैं। राइटली सेड। हैदर वहीद साहब, आप क्या कहेंगे सर? इस वक्त बहुत जो मुश्किल सफ़र है, और ये भी कहा जाता है कि ये ट्रेलर है, बहुत कुछ होना है। PJ मीर साहब ने भी इसी तरह का जिक्र किया। कैसे देखते हैं आप इस वक्त, किस तरह हम सर्वाइव करेंगे? मैं, आप, एक आम आदमी किस तरह से सर्वाइव करेगा जितना ये बोझ आने वाला है, और क्या बनेगा? हर कोई एक दूसरे से यही इस वक्त सवाल कर रहा है। देखिए, हमें फंडामेंटल चेंज की ज़रूरत है। हम 5 मिलियन लोग हर साल ऐड करते हैं
हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो 9% से नीचे, इंडिया की 21% से ऊपर है। हम एग्रीकल्चर को टैक्स नहीं करते, जो कि हमारा एक मेजर सेक्टर है, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगाते क्योंकि पार्लियामेंटेरियन 75% जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट हैं। फिर हम प्लम प्रॉपर्टीज़ यहाँ दे देते हैं शहर के बीच में जो है वो इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि जाहिर है कि उनको चाहिए। और फिर बिजनेसेस जो हैं वो हमारी हुकूमत और इदारे चला रहे हैं अब बिजनेसमैन के बजाय। एक इंस्टीट्यूशनल एक्सक्लूजन है, 99% पाकिस्तानियों का टैलेंट तो हम यूज़ ही नहीं करते, और एक जो पॉपुलेशन हमारे लिए प्रॉब्लम बन गई है, जो कि हमारे लिए एक एडवांटेज होनी थी, वो इसलिए एडवांटेज नहीं हो पाती क्योंकि हमने स्किल और ये टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो इम्पार्ट करने में हम नाकाम हैं। तो ये सब कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं जो कि बहुत माशी मामलात में और सियासी मामलात में अगर हमने रीसेट बटन नहीं दबाया और इसी तरह स्टेटस को वही 1% वाले मुल्क की तरह हम बढ़ते गए कि जो जिसमें कम्प्लीटली एक एलीट कैप्चर है और 1% के लिए जो है पॉलिसियां बनती हैं, वही शुगर मिल और टेक्सटाइल में जो है गैस भी उनकी सस्ती, बिजली भी उनकी सस्ती, इंपोर्ट जो वो इंपोर्ट करते हैं वो ज़्यादा डॉलर दे देते हैं बनिस्बत एक्सपोर्ट करके जो डॉलर कमाते हैं। वही जो है उस तरह की चीज़ों को अगर हमने सब्सिडाइज भी किया और उसी तरह प्रायोरिटीज़ के साथ लेके चले, तो मेरे ख्याल से ये फिर वो 0.1 से 1% को जो सर्व ये मुल्क करता है उनको भी नहीं फिर कर पाएगा। और इस वक्त हम सीरियसली जो है ना, हमारी क्योंकि आमदनी हमेशा से हमारे अखराजात से जो है वो कम रही है, हमारी इंपोर्ट हमेशा ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम रहे हैं, तो इट्स कॉट अप विद अस नाउ। दिस लैक ऑफ प्रायोरिटी, दिस लैक ऑफ मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज नाउ कॉट अप विद अस। एंड अब रीसेट बटन हमें दबाना है, और अगर रीसेट बटन दबा के हम बेहतर तरफ नहीं चलते, और उसमें देखिए बुनियाद क्या है, एक किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, नेशनल इंटरेस्ट भी वही है, रूल ऑफ लॉ भी वही है, और आगे का रास्ता भी वही है। अगर हमने जो है इस मुल्क ने किसी भी तरह उठना है, चाहे उस आइन को फॉलो करते हुए हम रबल भी आज बन जाएं तो हम उठ जाएंगे कल, लेकिन अगर हमने उस आइन को इसी तरह रद्दी में फेंकते गए जो हमने हमेशा किया है, तो मेरे ख्याल से इस मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं। एक ही तरीका, एक ही आगे बढ़ने का, और वो है आप यू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ, देयर इज नो अदर। मैं सिर्फ एक कमेंट प्रिसाइज सा पीजे मीर साहब से लूँगा क्योंकि बात पहले भी हो चुकी है इस मामले पर। पीजे मीर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बार बार ये कहते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं मामलात को, मईशत को बेहतर करने की। मईशत को लेकर आप APC भी बुला रहे हैं। सीधा सा सवाल है, 80 लोगों की काबीना है, उस पर आप कोई गौर नहीं करते। आप कहते हैं माशी हालात को हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बड़ा तजाद कोल और फेल। देखो, एज फार एज शहबाज इज कंसर्न, ये डूअर है। आई नो हिम ओवर 50 years। ये हमेशा डूअर था, अपने कंपनी में भी, अपने बिजनेस के। ही इज़ ऑलवेज बीन अ डूअर। चीफ मिनिस्टर का ही इज़ डन अ ग्रेट जॉब अलॉन्ग विद चौधरी परवेज़ इलाही। तो इन दोनों ने पंजाब के लिए भी बड़े अच्छे काम किए। अब जब आप नेशनल लेवल पे जाते हैं, आपको वैसे टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ जो आपने परफॉर्मेंस देनी है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ पंजाब परफॉर्मेंस। सो उसके अंदर जिस तरह आपने कहा, ही नीड्स टू हैव मोर गुड पीपल विद हिम, मोर आई थिंक एक्सपर्ट्स, जो कि ये आदमी चलेंगे। हैदर साहब ने एक बात की है कि इनको रीसेट, ये रीसेट हैदर मेरे भाई नहीं होंगे। ये रीसेट होते होते ये खुद अपसेट हो जाएंगे। ये सेट है अपनी जगह पे, इन्होंने नहीं हिलना, इनको सिर्फ डंडे से हिलाना पड़ेगा। इनको इनके पास, आपने सही कहा, ये हो सकता है रीसेट का बटन, बट दे विल नॉट डू इट, दे वोंट डू इट। देखो ना, आज हम रोते हैं, क्यों रोते हैं कि जी वो बैलेट होना चाहिए, डंडा आवाम का, बिल्कुल, जिससे डंडे पड़े इनको। बिल्कुल एग्रीड, कहीं ना कहीं तो होना चाहिए ना। तो फिर वो तो नहीं होना चाहिए। एक बंदे ने कहा कि भाई वो बंदा चोर है, उसने कहा हाँ चोर है, उसने तो मुल्क को लूट लिया, उसने कहा लूट लिया है, तो उसने कहा वोट किसको देंगे, उसी बंदे को देंगे। तो अगर आपकी कौम ये है तो फिर उसको फिर यू नो दे शुड सफर फॉर इट। देखें, आपके पास इंपोर्ट की जब आप बात करते हैं, जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, आप उसकी फैक्ट्री पाकिस्तान में क्यों नहीं लगाते? वाई कांट यू डू दैट हियर? आपकी गाड़ी की था, आपने लगाई है ना यहाँ, अब ये जो ये प्लांट्स हैं, आप क्यों नहीं करते? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है इस मुल्क के अंदर। 4 टेलीफोन कॉल्स, 3 चिट्टें, 2 सिफारिशें, 1 बंदा साथ ना जाए, आपका इस मुल्क में काम नहीं होता है। एंड दैट इज हाउ इट इज, एंड देन यू हैव टू फॉलो ऑन। बाहर से इतने बिजनेसमैन इधर आए, वांट टू इन्वेस्ट हियर, एंड यू नो पॉइंट आ गया सर, आई एम एक्सीडिंग द टाइम लिमिट। सर थैंक यू वेरी मच। तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। असलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।